सभी सर्विंग और रिटायर्ड फौजी भाइयों का एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में और इस लेटर के माध्यम से जो जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा वो आपको बिल्कुल अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका हक जो वास्तव में जो बनता है उसके लिए आपके साथ कितना भेदभाव किया जा रहा है। इस लेटर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है और मांग की गई है कि जो भेदभावपूर्ण कार्य हमारे सैनिक, चाहे वो रिटायर्ड हों, सर्विंग हो या उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ जो किया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त के बाहर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह पर देश के प्रधानमंत्री, आपने सुना भी होगा, भारत के सैनिकों के शौर्य का परिचय इस देश की जनता को कराते हैं और भारत के सैनिक भी बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं जब देश के लिए कुर्बानी का समय आता है। इस प्रकार की तमाम यही जो भी शौर्य और वीरता हमारे भारत के सैनिकों ने कुर्बानी अपनी दी है वो सारी की सारी इसमें दर्शाई गई हैं। चाहे वो 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो दोस्तों, चाहे उरी का वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट में हवाई हमला, इन तमाम जगहों पर भारतीय सेनाओं के वीर सिपाहियों ने अपने सर्वोच्च बलिदान देकर इस देश की शान को हमेशा ऊंचा रखा है। और इस शान का व्याख्यान प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार कर चुके हैं, कई जगह कर चुके हैं, पर उस शौर्य के सराहना के अलावा काफ़ी कुछ ऐसा भी है जो भारतीय सैनिकों का हक है और वो उनको मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारतीय सेना और पूर्व सैनिक ऐसा महसूस करते हैं कि सरकार सेनाओं को बराबर का सम्मान नहीं देती, सेना को उसका पूरा सम्मान नहीं मिलता है। सरकार के इस पक्षपाती व्यवहार से सैनिकों के दिलों में चोट लगती है, उत्साह और मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है और हताशा होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की यह जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के सभी कर्मचारियों के साथ बराबर का व्यवहार किया जाए और सबकी बराबर इज्जत की जाए। सेनाओं को ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता के बाद सेना के साथ अलग तरह का व्यवहार और सेना के साथ सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसका उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल इसमें उदाहरण के तौर पर कुछ डाटा ऐसे दिए गए हैं जिनको जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, डेफिनेटली हमारे सर्विंग रिटायर्ड फौजी भाइयों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके जो बराबर का अधिकार का हनन हो रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात आप सभी को पता है सेनाओं के वेतन और पेंशन में कमी की गई है, जबकि फौजियों के अलावा और किसी केंद्रीय कर्मचारियों को देखें तो उनके वेतन में कोई कमी नहीं आई है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएंगे कि स्वतंत्रता के समय सेना चीफ की पेंशन 1000 रुपये हुआ करती थी और उसी के इक्विवेलेंट सबसे जो सीनियर सिविल कर्मचारी था उसकी पेंशन सिर्फ 416 रुपये हुआ करती थी। उसके बाद आया छठा वेतन आयोग। छठे वेतन आयोग में 1 जनवरी 2006 से दोनों की पेंशन बराबर हो गई 45,000 रुपये पर मंथ। यानी कि आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आया है बढ़ोतरी में सेना के चीफ की पेंशन में और सीनियर मोस्ट सिविल कर्मचारी की पेंशन में। इसका मतलब ये हुआ कि सेना चीफ की पेंशन तो सिर्फ 45 गुना बढ़ी, जबकि सिविल कर्मचारी की पेंशन 108 गुना बढ़ गई। और सबसे विडंबना की बात तो 7वें वेतन आयोग में आई, जब 1 जनवरी 2016 से सेना चीफ की पेंशन सिर्फ 115 गुना बढ़ी और सिविल कर्मचारी की पेंशन बढ़कर 277 गुना हो गई। क्या सेना का चीफ अधिकारी जो होता है, जो प्रमुख होता है सेना का, वो सिविल क्षेत्र का जो प्रमुख सीनियर मोस्ट अधिकारी है उससे कम हक रखता है या कम अपना बलिदान देता है? एक सैनिक तो सिविल कर्मचारी के कंपैरिजन में हमेशा ही अपना बलिदान उसके सर्विस रिकॉर्ड्स में देख लीजिए या फिर जितना भी पिछले समय तक का उनका जो जज्बा रहता है उसी को देखकर उनको सेना प्रमुख बनाया जाता है। और हमेशा से सिविल कर्मचारी के कंपैरिजन में एक सैनिक अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुर्बानियाँ देता है, तो उसके साथ आर्थिक रूप से इतना दुर्व्यवहार क्यों? दूसरा उदाहरण दिया गया है NFFU यानी कि नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। केंद्र सरकार के जो क्लास ए कर्मचारियों को, सिविल कर्मचारियों को दिया जाता है, सेना के अफसर्स को इसको इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने माना कि सेना के फौजी क्लास ए कर्मचारी नहीं हैं। यथार्थ सेना में जो फौजी हैं NFFU के सच्चे हकदार हैं, क्योंकि सरकार के 2009 के आदेश के अनुसार सेना का दर्जा क्लास ए के कर्मचारियों से भी ऊंचा है और सरकारी अलाउंस सिर्फ सिविल कर्मचारियों के क्लास 1 अधिकारियों को देती है, जबकि सेना के अधिकारियों को ऐसा कुछ नहीं मिल पाता। ये सच्चाई अदालत ने भी मानी है कि हमारे फौजी भाई
जो क्लास 1 ऑफिसर्स से भी ऊंचा का दर्जा रखते हैं। सेना के सैनिकों को NFFU की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू सिविल क्षेत्र के कर्मचारी, क्योंकि सेना को पदोन्नति के अवसर बहुत कम होते हैं। उनका जो प्रमोशन स्ट्रक्चर होता है पिरामिड की तरह होता है, यानी कि सबको प्रमोशन नहीं मिल पाता। फौजियों को इस बात से बहुत दुख हुआ जब भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और आर्म फोर्सेज ट्राइब्यूनल ने यह लिख कर दिया गया कि सरकार के जो क्लास A कर्मचारी हैं उनके अंतर्गत भारत के सैनिक नहीं आते हैं। यह सरकार के 2009 के आदेश का न केवल असंवैधानिक परंतु अत्यंत गलत अर्थ है। भारत सरकार के सिविल कर्मचारियों के भत्ते फौजियों से बहुत ज़्यादा गुना है, और ये जानने के बाद डेफिनेटली आपको लगने लगेगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है हमारे फौजी भाइयों के साथ। और की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर अलाउंसेस की, जो आर्म फोर्सेस को सिर्फ 16,500 दिया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर हम आते हैं, आप सबको पता ही होगा। CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उनको यही अलाउंस और उसी जगह पर 25,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। भेदभाव आपके सामने है। जो IAS IPS इस जगह पर पोस्टिंग है उनको 50,000 पर मंथ ये अलाउंस दिया जाता है, और वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है। तो फ़र्क देखिए आप, कितना ज़्यादा इस फौजी के साथ, हमारे फौजी भाइयों के साथ दुर्व्यवहार एक ही जगह पर, जबकि डिवोशन बलिदान सबसे ज़्यादा एक फ़ौजी देता है, पर मॉनेटरी बेनिफिट उसको सबसे कम दिया जा रहा है। शिलोंग अलाउंस की बात करूँ तो आर्म फोर्सेस को कुछ नहीं दिया जाता, जबकि CAPF को 10,000 रुपये पर महीना दिया जाता है, IAS IPS को 50,000 से 70,000 रुपये प्लस HRA डबल दिया जाता है वहाँ पे। आर्म फोर्सेस को वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता, हमारे सैनिकों को वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। हाई एल्टीट्यूड सियाचिन या सबमरीन अलाउंस की बात करूँ तो आर्म फोर्सेज जो हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर आते हैं उनको 31,500 रुपये दिया जाता है, जबकि जितने भी सिविल क्षेत्र के कर्मचारी वहाँ हैं उनको 50,000 से 70,000 रुपये दिया जाता है। फ़र्क देखिए, इतना भेदभाव क्यों? दूसरे देशों के साथ अगर हम अपने बलिदान देकर और कठोर परिश्रम और खून पसीना एक करके देश को सर्वोच्च सेनाओं की स्थिति में शामिल कर सकते हैं, तो उन देशों की आर्मी की जो मॉनेटरी स्थिति है, स्टैंडर्ड जो है, तो वो इस देश का सर्वोच्च सरकार जो सत्ता में बैठी है वो क्यों नहीं दे सकती?